अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, हम चाहते तो हमेशा ये हैं कि पाकिस्तान में जो मसले मसाइल हैं लोगों के, उनकी बात करें। हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उस पर बात करें, चाहे अफगानिस्तान से जो मसाइल हैं उस पर बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मसले हैं। क्वेटा में आपने देखा कि मारे गए 13 ज़ायरीन और लोग बड़े जख्मी हुए। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज के जो जवान वो मारे गए। लेकिन हम ये जानते हैं कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब तक वो हुकूमत नहीं सही बैठेगी, जब तक सियासत सही सिमत नहीं जाएगी, तो ये जो चैलेंजेस हैं उसकी तरफ हम फोकस कर ही नहीं सकते। नाज़रीन, हम 3 केसेस की तरफ इशारा करेंगे। एक तो हमने देख लिया NRO के हवाले से, जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उसके बाद ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप खत लिखें और उनको शुरू जुलाई की तारीख दे दी गई है। उसके साथ हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट साहब के हवाले से है कि 2 ओहदों के जो उनके केस है उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट साहब को भी टाइम दिया गया सितंबर तक कि वो अपने 2 ओहदे, या वो प्रेसिडेंट रहेंगे या वो पार्टी के चीफ रहेंगे। और जो तीसरा केस है नाजरीन, शुरू वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, चीफ जस्टिस साहब ने खुद सुओ मोटो लिया था, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वो जो केस है, और हम बात कर रहे हैं वो केस जिसका ताल्लुक चीफ जस्टिस साहब से है, उनकी जात से इस तरह नहीं है कि वो खुद खुदा न खास्ता मुलव्विज़ हों, लेकिन उनके बेटे इसमें मुलव्विज़ हैं। हम डॉक्टर अरसलान के और मलिक रियाज के केस की बात कर रहे हैं। ये 3 अहम केसेस हैं नाज़रीन। इन केसेस पर बात करने के लिए हमारे पास पैनल भी अहम है। हमारे साथ हारून रशीद साहब हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, दानिश्वर हैं। उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद साहब हैं, जो कानून पर और लोगों की जो दिल हैं उन पर, बड़ी नब्ज पर नज़र रखते हैं बहुत। और साथ हमारे अयाज अमीर साहब हैं, लाहौर से उन्होंने ज्वाइन किया है, पॉलिटिशियन हैं, हमेशा कहते हैं एज एन एनालिस्ट हमारे पास आते हैं, कॉलम नवीस भी हैं, और हमें अंसार अब्बासी साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। हारून रशीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने सुना कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये जो केसेस हैं उनकी वजह से एक खलबली की सी सूरत पैदा हुई हुई है, और इस वक्त जो पहला केस है हम उस पर बात करेंगे, जो केस NRO का है। और कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि खत लिखें, और कह दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि खत तो लिखा नहीं जाएगा। देखिए, केसेस की वजह से नहीं है सूरत हाल। केसेस होते हैं, आपको याद है अलगोर और बुश का किस्सा क्या था। ऐसा लगता था कि कच्चे धागे से अमेरिका की किस्मत मुअल्लक है, और हम लोग जो दूर से देख रहे हैं समझते थे कि धांधली का इल्ज़ाम है और मालूम नहीं वोट किसके ज़्यादा हैं किसके नहीं हैं, क्या होगा। अदालत ने फैसला कर दिया और खामोशी छा गई। जो माशरा अदल की अहमियत को समझता है वहाँ ये कोई मसला नहीं है, वहाँ बहरान पैदा नहीं होते। ज़िंदगी इसी का नाम है। खुदा ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि उसे आजमाए। लेकिन अगर तो आप मनमानी करना चाहते हैं, हर आदमी ताकत इस्तेमाल करना चाहता है, और इंस्टीट्यूशंस हमने बिल्ड अगर नहीं किए हैं और इंसाफ के रास्ते पे नहीं चलना चाहते, उससे बहरान पैदा होता है। बहरान इंसाफ देने से नहीं पैदा होता, चाहे कितने ही खतरनाक हालात हों, क्योंकि कुरान मजीद ये कहता है कि वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। लेकिन अब हम इंसाफ की बात नहीं सुनना चाहते, दूसरों की इस्लाह चाहते हैं, अपनी नहीं चाहते। देखिए, आप मीडिया को देखिए, 4 साल, कोई शायद 10 साल मलिक रियाज का नाम लेने पे पाबंदी थी, और ये कि क्या मीडिया इसके लिए कसूरवार नहीं था। अब अचानक हमें पता चला कि एक वाहिद कसूरवार ही वही है। अब सारी दास्तानें उस पर चल पड़ी। जब हम कोई तवाज़न बरकरार नहीं रखते, ज़िंदगी तवाज़न चाहती है, अदल चाहती है। जब इंसाफ नहीं होता तो शिकायत पैदा होती है, फिर बुग़्ज़ पैदा होता है, फिर धड़ेबंदी होती है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर फसाद फैल जाता है। तो यह हमें तस्लीम करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अदल के बगैर चारा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद में रहे, अपना काम ठीक करे, अगर मीडिया अपना काम ठीक करे, हुकूमत इंतजामिया अपना काम ठीक करे, अपोजिशन अपना काम ठीक करे, और हर एक को करना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना खतरात हैं। और फिर खुदा न खास्ता अगर आर्मी आ जाती है जिसका बंदेशा पैदा हो गया किसी शक्ल में, यानी कोई ऐसे सेटअप आ जाता है, अंदेशा तो उसका है,
फिर हम रोते रहेंगे, फिर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो सीधे रास्ते पे हम क्यों नहीं चलते? ये हम में से हर एक को अपने आप से पूछना बहुत सी चाहिए। आपने बहुत सी अहम बातें की। मैं अयाज अमीर साहब के पास जाती हूँ उससे पहले कि जज साहब और बात करें हम अंसार अब्बासी साहब से। अयाज साहब, ये आपका इसके बारे में क्या सवाल है? ये तो बहुत एक बुनियादी सवाल इन्होंने उठा लिया खुद। हारून रशीद साहब ने उन्होंने कहा कि इंसाफ देने से बहरान पैदा नहीं होता, जब आप कानून से इनहराफ करे तो फिर बहरान पैदा होता है। और वो फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त जो तमाम केसेस का इशू है, केसेस पर हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या ख्याल है जो ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने की कोशिश कर रहा है तो बहरान की तो सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए? तवाज़ुन बहरहाल नसीम बरकरार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान में अब थोड़ा सा ख्याल उभर रहा है कि शायद वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रह रहा। कोई सफाई जो है इस हुकूमत की पेश करने को बहुत आदमी तैयार नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर जहनों में उभरता है कि क्या सिर्फ बीमारी की जड़ यही है? क्या सारे के सारा ज़ोर इन्हीं पे होना चाहिए? कुछ अपने दामन की तरफ भी नहीं देखना चाहिए? कुछ औरों की तरफ में नहीं देखना चाहिए? अब या तो यकसा बर्ताव हो, फिर तो उस पर एतराज़ हो नहीं सकता, लेकिन अपने आप को आप भूल जाएं, अपने माजी को और माजी के फ़ैसलों को या माजी के डिसीशंस को आप बिल्कुल यकसर अपनी मेमोरी और हाफजे से निकाल दें। और अयाज आप चीफ जस्टिस साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तमाम जस्टिस साहिबान की तरफ कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी तरफ नहीं कर रहा। क्या देखिए, आप वो बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, हम इज़्ज़त की निगाह से भी उनको देखते हैं, लेकिन आप पीसीओ के पानी में धुले हुए हों, मुशर्रफ के इक़्तिदार को आपने दवाम बख्शा हो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, अब ये जो हालिया इल्ज़ामात हैं इन पे मैं नहीं जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता, वो बुरी टेस्ट में आप कह सकते हैं कि वो बातें आ जाती हैं। लेकिन ये जब सब कुछ हो, ज़रूर आप जाइए ख़राबी की तरफ, लेकिन औरों की भी देखिए। कई चीज़ें तो इतनी बर्क रफ्तारी से हमारी सुपीरियर जुडिशरी ले रही है। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया, ये कौन सा ऐसा कौमी मसला है कि आपने एक डेडलाइन दे दी कि तब तक आप एक ओहदा छोड़ें, एक ओहदा ना छोड़ें। काश ये हिम्मत तब जब हमारे जो फौजी हुक्मरान हुआ करते थे, उन्होंने एक एक ओहदा क्या 3-3 टोपियां पहन रखी होती थी, तब तो कोई कहने वाला उनको नहीं था। उनके हाथों। अच्छा देखिए अयाज, इसमें तो जी, लेकिन ये तो इसमें जरूर कह सकते हैं हम जस्टिस तारिक साहब के एक माजी है, माजी से आपने जब आगे बढ़ना है तो क्या ये आगे बढ़ने का किस्सा नहीं है कि कानून की बालादस्ती के हवाले से इन केसेस को उठाया गया है? अयाज साहब ने बहुत सी बातें कह दी जिससे इनकार नहीं, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो उसमें चाहे एनआरओ का केस है ख़त लिखने का, चाहे प्रेसिडेंट साहब को ओहदों को छोड़ने का, और मैं तो उनके साथ मुंसलिक करूंगी जो सवाल उठा है ये डॉक्टर अरसलान का जो केस है। मेरा ख्याल है कि जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो उस केस को हमें इन केसेस के साथ नत्थी इसलिए करना है क्योंकि हम सही से बढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते कि ये अनइवन है या ये फेवरेटिज्म हो रहा है या ये गलत। सुप्रीम कोर्ट हमारा इज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होप पाकिस्तान के लिए, इसलिए उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। जस्टिस तारिक साहब देखें, अयाज अमीर साहब ने जहाँ बात ख़त्म की वहाँ से आगे लेके चलता हूँ। बात बड़ी सीधी सी, जब लाहौर हाई कोर्ट के केस का आप हवाला दे रहे हैं ना, तो ये जो पहले फैसला हुआ था उसमें उमर अता बंदयाल साहब ही की जजमेंट है, और दिलचस्प बात है कि उसमें उन्होंने कोई बाइंडिंग जजमेंट नहीं दी थी। उन्होंने आखिर में सिर्फ इतनी बात कही थी, हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट्स साहब से, और रेफरेंस दिया था नवाज शरीफ साहब के पुराने केस का कि वो इम्पार्शल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या ये कि उस बिल्डिंग को इस किस्म की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों जगह एक्सपेक्ट करने का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो केस के को बाइंडिंग जजमेंट नहीं। इस मरतबा ये हुआ है कि उसके बारे में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लग गई है, और गुजारिश है कि देखिए कंटेम्प्ट तो उस वक्त होगी जब आपके खिलाफ को बाइंडिंग जजमेंट होगी और आप उसको वायलेट करेंगे। और इस मरतबा हुआ ये है, और पिछली दफ़ा भी याद कराऊं कि पिछली दफ़ा भी ये मैं मानता हूं कि पिछली दफ़ा वो उनके वकला एक दफ़ा पेश हुए, देखें गिलानी साहब को कन्विक्शन हुई,
बकौल एतजाज साहब के 146 पॉइंट की अपील तैयार की, उन्होंने अपील दाखिल नहीं की। अब या मिसाल के तौर पर इसी डबल ऑफिस के ओहदे का देख लें कि फर्स्ट राउंड में ये जरदारी साहब या हुकूमत पाकिस्तान ने उसको डिफेंड ही नहीं किया। तो ये अगर हुकूमत का अगर इस हद तक मिसट्रस्ट हो गया है, मतलब इस इदारे को जो कि हमें इंसाफ फराहम करता है, तो फिर सोचने की बात है कि ये जज साहिबान को भी सोचना पड़ेगा और इस तरह भी सोचना पड़ेगा कि आपने पहले एक वजीर आजम को कंटेम्प्ट का नोटिस देकर उनको फारिग करके देख लिया, जजमेंट तो फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि क्या कब तक वजीर आजमों को घर भेजा जाएगा? क्या आपके जो शुरू में आपने 6 ऑप्शन दिए थे उनमें से कोई और ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा? अंसार अब्बासी साहब, अगर अदलिया पर हुकूमत का एतमाद उठ जाए तो अदलिया को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्या ये जायज सवाल है? हम नाजरीन ये सवाल आप जहन में रखिएगा, हम इसका जवाब लेंगे अंसार अब्बासी साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सवाल ये उठाया गया था कि अगर अदलिया पर हुकूमत का एतमाद उठ जाए तो क्या अदलिया को इसके बारे में सोचना पड़ेगा? नाज़रीन, हमारे साथ हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, आप इनके तबसरे सुनते रहते हैं। जी अंसार अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं वैसे बड़े एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगा जस्टिस साहब के साथ कि देखें, बेसिकली मसला ये है कि आप जिस तरह इन्होंने ड्यूअल ऑफिस की बात की, वो इसलिए उन्होंने परसू नहीं किया, प्रेसिडेंट के लॉयर्स ने या गवर्नमेंट के जो काउंसिल से उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस मसले में। और इसी वजह से आप देखें कि लगारी साहब को पहले रिजाइन करवाया गया, बेनजीर भुट्टो साहब ने जब उनको सदर बनाया। इसी तरीके से फजल चौधरी साहब को उन्होंने बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन करवाया। यही तारड़ साहब के साथ हुआ। सो एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन भी है। और फिर इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 260 को देखें, आर्टिकल 63 को देखें, आर्टिकल 17 को देखें, तो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट और गवर्नर की होने की वजह से इन लोगों को सियासी तौर पे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं एसोसिएट हो सकते। अब वो इसी वजह से उन्होंने वो किया। दूसरा, एनआरओ का आपके सामने है सारा कि हुकूमत ने खुद लिस्ट दी, सबसे ऊपर लिस्ट का नाम, जो सबसे ऊपर नाम लिखा था वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। हुकूमत ने कहा कि तमाम के तमाम केस खोल दें। हुकूमत ने कहा कि हम 248 को डिफेंड नहीं करेंगे। अब बताएं कि जिस वक्त फिर कोर्ट फैसला कर दे, या तो ये होना कि हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में कोई भी कुछ भी वो कुछ कर लें, हुकूमत में चुके वो हैं, तो उनके केस सुने ही ना जाएं, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी नहीं चाहिए, उनका ट्रायल नहीं किसी कोर्ट में होना चाहिए। या तो आज हम ये फैसला कर दे बहैसियत कौम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो अयाज अमीर साहब भी कह रहे थे ना कि अपनी तरफ भी देखना चाहिए। एक तो ये कि 31 जुलाई 2009 की जजमेंट में उन्होंने कंडेम किया। अब उस जजमेंट को आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि बेइंतहा गलतियां की हमने और उन गलतियों से हमने सीखा और सीखना चाहिए। उन्होंने अपने जो पास्ट मिस्टेक्स थी उनको बड़े गलत तरीके से, बड़े वाज़े अंदाज में लिखा कि वो जो कुछ हमने किया वो जुडिशरी को नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके बावजूद अगर हम पीसीओ का जिक्र करें 2000 का, तो मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट अगर आ रही है, अगर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो दोबारा घसीट के माजी की तरफ लेके जाने की मेरा नहीं ख्याल के कोई बहुत अच्छी सोच है या इस तरह की बात करनी चाहिए। दूसरा, जो एक और जो केस था, देखें अरसलान का केस, उसमें जाहिर बात है चूंकि बेटे का मामला था, उन्होंने सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो लेने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया कि अब आप करें। अब आप जाहिर है चूंकि एग्जीक्यूटिव का और सारा काम चूंकि एग्जीक्यूटिव ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अपना कोई काम नहीं करती, कोई भी किसी किस्म की जिम्मेदारी, आप बलोचिस्तान को देख लें, कराची को देख लें, इकॉनमी को देख लें, लोड शेडिंग को देख लें, पानी, कोई आप इशू ले लें आप, और हुकूमत को देख लें, हुकूमत ने क्या किया पिछले 4.5 साल में। अब ये है कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप पार्लियामेंट हो, वो बेशक जुडिशरी हो, कोई भी, उन सब का मकसद ये होता है कि वो लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। पार्लियामेंट अगर फर्ज करें एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही, तो फिर ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर डाले ये। और अगर जहाँ पे उनके लैप्सेस हैं, उनकी गलतियां हैं, तो कोर्ट का काम है। लेकिन एक बात जो अयाज अमीर साहब कह रहे हैं कि अपनी तरफ नहीं देखते, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदलिया की नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की। अब देखें कि एग्जीक्यूटिव, आप नैब की क्या हालत है इस वक्त, FIA की क्या हालत है। अगर मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा, तो हुकूमत को चाहिए कि मीडिया में जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ प्रोसीड करे।
हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पे कोई जजेस का और प्रॉब्लम खास है, तौर पे अंसार साहब, वो उधर की करप्शन जहां हुकूमत खुद कहती है जी पैसे हम देते हैं अपने सीक्रेट फंड से, तो हुकूमत की निशानदेही करनी चाहिए मीडिया के हवाले से। एक ये बात कही जा रही है कि ये जुडिशल कू था, ये सॉफ्ट कू था, ये और कुछ होगा। और हारून रशीद साहब, आपने भी अपने कलमात में शुरू में भी ये फरमा दिया कि अब इससे इनकार नहीं हो सकता, या कुछ आपने ये कहा कि कुछ ये कहा जा रहा है कि शायद न्यूट्रल हुकूमत आ जाए, बिहाइंड द सीन्स कुछ हो जाए, लेकिन ये भी बात उठाई जा रही है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता था, इस पर एक्शन ले सकता था। गुजारा ये, पहले तो जो कुछ उन्होंने कहा मुझे उस पर कुछ अर्ज करने दीजिए। ये बात दुरुस्त है कि जहाँ तक तो स्विस अकाउंट का मसला है वो बिल्कुल वाजे है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। मेरे जैसा आम आदमी भी कह सकता है कि उस पर खत लिखा जाना चाहिए, ये इस पे नहीं है एतराज। खत लिखा जाना चाहिए, उस पर एक वजीर आजम जाए, दूसरा वजीर आजम जाए, तीसरा वजीर आजम जाए, कोई एतराज की बात नहीं है, अगरचे पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज को देखना चाहिए। लेकिन कुछ और चीजें हैं, मिसाल के तौर पर क्या मुस्लिम लीग नून के साथ यही रवैया है अदालतों का? मेरे ख्याल में ये नहीं है। इस पर मैं अक्सरियत की राय भी गालिबन यही है, इसलिए जो कल सर्वे आया है उसमें अदालत उज़्मा की मकबूलियत में कमी आई है, जो बड़ी तशवीशनाक बात है, इसलिए कि ये अदालत ही उम्मीद का सबसे बड़ा चिराग होती है, यही लंगर होती है जहाज का। फिर ये है कि ये अताब बंदयाल साहब ने, अगर मैं उनका सही नाम ले रहा हूँ, उन्होंने जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि कोई बाइंडिंग तो नहीं थी उस फैसले में, अब महज इसलिए कि हम जरदारी साहब को नापसंद करते हैं, सारी कौम उनसे वैसे तंग आई हुई है। लेकिन वो जो फैसला है वो हमने भी पढ़ा था, उसमें बाइंडिंग तो थी नहीं। जब बाइंडिंग थी नहीं तो तौहीन अदालत कैसे हो गई? फैसलाबाद में एक FBI का अफसर है सलीम थानेदार, उसे कहा जाता है, उसके खिलाफ कितने ही फैसले हो चुके हैं, कभी उसने इंप्लीमेंट होने नहीं दिए, बारसूख आदमी है। अभी उन्होंने इस पे डॉक्टर शोएब सडल को तलब कर लिया पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने कि वो आए और जवाब दें। सच्ची बात यह है कि मैं तो दंग रह गया, हैरत ज़दा रह गया। उन्हें क्या ये मालूम नहीं है चीफ जस्टिस साहब को कि जो वफाकी मोहतसब है टैक्स का, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, उसे नहीं तलब किया जा सकता। तो ये फैसलों में अदालतों को हम सिर्फ ये कहते हैं एहतियात करना चाहिए, जहां तक उनका फैसले करने का हक है बिल्कुल वो करें, हम पे बाइंडिंग है, हम में से जिसके बारे में जो फैसला वो करें हमें मानना चाहिए। लेकिन अदालतें जितनी ज्यादा एहतियात करेंगी उतना ही इंसाफ की फराहमी पे एतमाद बढ़ता जाएगा, उतना ही माशरा मुस्तहकम होता जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बात ये करेंगे कि क्या होगा आने वाले दिनों में। खत तो नहीं लिखा जाएगा और प्रेसिडेंट साहब भी शायद अपना ओहदा ना छोड़ें, तो फिर होगा क्या? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं केसेस की। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस तारिक साहब, NRO के केस की खत लिखने पर अब हम क्या करें, ये सवाल बार बार उठाते हैं, हर एंकर को ये सवाल उठाना पड़ता है क्योंकि इससे मुंसलिक है इस हुकूमत का जो आगे आने वाला दौर है और उसकी मियाद हुकूमत की से मुंसलिक है। होगा क्या जस्टिस तारिक साहब? खत तो नहीं लिखा जाएगा किसी भी सूरत। देखें, गुजारिश ये है, बात ये है मेरी सिर्फ इतनी अर्ज थी। एक तो अंसार अब्बासी साहब के जवाब में सिर्फ इतनी बात ज़रूर अर्ज करूँगा। देखिए, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि एग्जेक्टिव बिल्कुल काम नहीं करी, लेकिन गुजारिश है अगर एग्जेक्टिव बिल्कुल काम नहीं कर रही और बिल्कुल करप्ट भी है जो उनका परसेप्शन उनके बारे में, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सवाल ये कि जुडिशरी ने फिर इस मुल्क को नहीं चलाना, फिर एग्जेक्टिव ही को ठीक करना है और जुडिशरी इस तरीके से उसको शायद ठीक नहीं कर सकती। अब आपके सवाल की तरफ बात आता है, देखें अगर खत लिखना है ना तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज के उन्होंने देख लिया कि वो काम नहीं हुआ और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं होगा, तो बात बड़ी सीधी सी। आपने जो पहले 6 ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन आपने खुद ही ये रखा था अपने लिए कि हम किसी कमीशन के जरिए इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर देंगे। आप अपने रजिस्ट्रार को हुक्म दें कि जनाब वो जो है हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पर इस जजमेंट की जो है मतलब बुनियाद बना के उनको ख़त लिख दे, फिर बाकी जरदारी साहब जाने और स्विस अदालतें जाने, तो ताकि ये मसला हल हो और मामला किसी और तरफ चले। दूसरी बात यह है कि उनके ऑप्शन में एक और बात भी थी कि या तो इस मामले को लोगों पर छोड़ दिया जाए, तो मैं कहता हूं इसका एक बेहतरीन हल इस वक्त यह है कि अगर ये हमारे हुक्मरानों को सेंस प्रवेल करे, बशमूल अपोजिशन पार्टियों को, ये इस मुल्क का अभी और मसलों का कोई हल नहीं हो सकता सिवाय इसके कि एक नए इलेक्शन हो जाए, नई क़यादत आए, लोग एक दफ़ा वोट देने का हक करें और वो नई क़यादत आके वो जो है मसाइल को हल करे। जी अयाज, ये बताइए, आपको लगता है कि ये खत का जो केस है ये इस तरफ जाएगा जिसकी तरफ
जैसे सब इशारा कर रहे हैं या जिसकी तरफ ये चाह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए। लगता तो नहीं कमीशन बनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तनकीद फिर से होगी कि जी कमीशन बना रहे हैं। ना कमीशन बनानी है, उन्होंने तो सीधा सीधा खत का कहा है। और उसके अलावा ये अगर लोगों तक बात छोड़नी थी तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को यकीनन घर ना भेजते। अब आपका क्या? नहीं, मैं एक बात ऐड कर दूं, इन्होंने 6 ऑप्शन में खुद ये इस बात का जिक्र किया था। ये जो पहले 6 ऑप्शन दिए थे ना, जिसमें एक ऑप्शन कंटेम्प्ट का था, उसमें ये दोनों ऑप्शन अदालत के मौजूद थे जो उन्होंने खुद लिखे हैं। जी देखिए, प्रेसिडेंट तो सेट हो गया ना अयाज साहब के, लोगों तक बात नहीं छोड़ी, उन्होंने तो भेज दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को घर। हाँ, तो ये नसीम, ये करना पड़ेगा। ये देखिए, कॉन्फ्रंटेशन में लॉक है जुडिशरी और गवर्नमेंट, और जुडिशरी ने उस रास्ते पे अपने आप को डाल दिया है कि अब उससे पीछे हटना उनके लिए मुश्किल है। कि भाई अगर आप गिलानी को घर भेज सकते हैं तो राजा साहब में क्या है, उसमें आप वो क्यों नहीं करते? वो होगा तो मुल्क में कोई कह के अफरा तफरी नहीं होगी। बेयकीनी की सूरत हाल इस वक्त कितनी ज़्यादा है। जो बात जस्टिस तारिक साहब ने की है, ये जो मसाइल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा जो उठा रही है, ये तो मसाइल हुक्मरानी है। बेसिक फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी है कि अदल की फराहमी करे। सुओ मोटो जो नोटिसेज हैं वो तो शाज़ और नाज़र ही होने चाहिए। हर मुल्क में ऐसा होता है, ये नहीं कि सारा काम ही सुओ मोटो नोटिसेज पे चल रहा हो। इंसाफ की फराहमी मातहत अदालतों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक क्या कोई आसान बना दी गई है? क्या जो पब्लिक जिनके केसेस अदलिया के सामने हैं वो बहुत खुश व खुरम हैं और वो कह रहे हैं आए दिन की हड़तालों से तो ये जो है अजीरन यहाँ पे आम आदमी का जो लिटिगेंट पब्लिक है उसका हो गया, उसकी तरफ कोई नहीं दे रहा। अगर यही चीज़ करनी है तो फिर साफ होना चाहिए, बांग्लादेश मॉडल ले आएँ और जज साहबान जो हैं वो हुकूमत चलाएं और देखें कि एग्जेक्टिव सारी की सारी नाअहल है तो उनको फिर ये करना चाहिए। जिस तरीके से हम जा रहे हैं तो कन्फ्रंटेशन ये बढ़ेगी, इसका एंड क्या होगा ये कोई नहीं कोई कह सकता, क्योंकि किसी के पास वाज़ेह आंसर्स नहीं। जी जी नहीं, ये तो बात आपने जो कहा कि हुकूमत के मसाइल हैं, सुओ मोटो क्यों लेती है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें मेरा ख्याल है ये कहना पड़ेगा कि बहुत से मसाइल हैं जिस पर हुकूमत बिल्कुल लगता है कि बेबस है, कुछ करना नहीं चाहती, पैरालाइज है। लेकिन लोग ये भी ज़रूर कहते हैं कि मसलन बलूचिस्तान में जो हज़ारा के कत्लो गारत हो रहा है, आए दिन हो रहा है, उस पर चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो क्यों नहीं लेते? वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये अंसार साहब आप बताइए कि आपको ये फिर लगता है कि कॉन्फ्रंटेशन यकीनी है इस खत के इशू पे? हम चाहते नहीं कभी कि हम सेंसेशनलाइज करें किसी चीज़ को, लेकिन ये तो लगता है कि रोज़े रोशन की तरह बात है यहाँ है कि कॉन्फ्रंटेशन होगी खत पर। देखें, अगर जस्टिस तारिक साहब जो कह रहे थे ना, एक पॉसिबिलिटी है और मेरा ख्याल है कि इसको आप बिल्कुल रूल आउट ना करें, कमीशन वाली बात। और कमीशन ऐसा नहीं होगा कि बनेगा, लोगों को बुलाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। जिस तरह जस्टिस साहब फरमा रहे थे, एक खत लिखवा दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वो जाहिर है कोई भी कमीशन लिख सकता है। और मेरा ख्याल है ये एक ऐसा रास्ता है कि जिससे बहुत सी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन एक मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि सिर्फ वहाँ पे 8 लोग 7 लोग और भी इन्वॉल्व हैं, और ये कोर्ट ने अपनी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में गिलानी साहब की में कहा भी था कि प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी को हम मानते हैं, लेकिन बाकी 7 लोगों का जो वहाँ पे मसला है, आप उसके लिए क्यों नहीं लिखते कि वहाँ पे जो केस है वो खोला जाए? असल देखें, या तो एक फैसला कर लेना बहैसियत कौम के हम हुक्मरान जो भी हैं। अंसार, ये आपने अहम बात की। अंसार, एक नहीं, आप अहम बात करें तो आप नाज़रीन के लिए क्लैरिफाई कर दें, फरमाएंगे आप। ये आपने कहा ना कि एक आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कहता है हम प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी मानते हैं, लेकिन 7 और लोग हैं उनके लिए लिखते हैं, तो ये जरा आप इलेबोरेट कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ नाज़रीन समझे आप क्या फरमा। देखें, कोर्ट की अपने प्रोसीडिंग में उन्होंने ये जब डिस्कशन हुई ना, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो केसेस जो जरदारी साहब के मुताबिक चल रहे हैं, आप देखें कि ट्रायल कोर्ट्स ने उनको इम्यूनिटी दे रखी है। इम्यूनिटी का जिसको चाहिए वो हमारे पास आ जाए। प्रेसिडेंट साहब इम्यूनिटी के लिए आए नहीं, वो कह रहे कि हम मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन चूंकि वो जो स्विस कोर्ट्स के सामने केसेस हैं वो सिर्फ जरदारी साहब के मुतालिक नहीं है, उनमें 6-7 लोग हैं और उसमें स्विट्जरलैंड के लोग भी शामिल हैं। असल मसला ये है कि किसी एक शख्स के लिए प्रेसिडेंट साहब अगर उनको इम्यूनिटी दे दें, बाकी सब के लिए रियायत क्यों? उनकी वहाँ पे ट्रायल दोबारा से क्यों नहीं खुलना चाहिए? इसी तरह से रहमान मलिक साहब का स्पेन में था, उनका वहाँ पे दोबारा क्यों नहीं खुलना चाहिए? बाकी जितने लोग और यानी लंदन में भी थे,
सो ये जो एक है, या तो एक देखें फैसला कर लें कि हुक्मरान जो भी होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो जो मर्जी करे उसको पूछा नहीं जा सकेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हारून साहब ने जो बातें की ना, थोड़ा सा मैं उस पर ब्रीफली बात करूंगा। ये जो कह रहे हैं बैलेंस एक होना चाहिए, चूंकि पीस पार्टी के खिलाफ हो रहा है, तो अब मियां नवाज शरीफ का केस एक जिसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे वो था मेहरान गेट स्कैंडल, ISI का जो केस था, वही जो पैसों वाला केस था, असगर खान केस भी जिसको बोलते हैं, मेहरान बैंक का। जी जी हाँ, उस केस में आप देखें कि 2 रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी थी, गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि कैसे प्रोसीड किया जाए। अदालत क्या खुद से आके एक केस वो कहें कि जी हमने फैसला करना है पीस पार्टी के अगेंस्ट, एक करना है PMLN के अगेंस्ट, एक करना है PTI के अगेंस्ट? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई केस पेंडिंग उनका है नहीं। इसके अलावा जितने भी इनके करप्शन केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के, वो सारे गवर्नमेंट ने खुद ट्रायल कोर्ट्स के सामने रुकवाए हुए हैं, और वो उस वक्त तक नहीं चल सकते, वो उस वक्त तक नहीं खुल सकते जब तक नैब चेयरमैन लिख के ना दे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को, बिकॉज अंडर द लॉ वो चल ही नहीं सकते अदरवाइज। अब और इसलिए देखें ये बैलेंस वाला जो है ना, बैलेंस का कि जी के बैलेंस किसी तरह कायम किया जाए। अब मुझे नहीं समझ आती कि बैलेंस कैसे कायम किया जाए, किस तरह से वो बैलेंस आएगा। और फिर ये जो नहीं, ये बात ठीक है अंसार साहब आपकी। जी एक छोटी सी और बात, एक लास्ट उसमें जो इन्होंने एक पॉपुलैरिटी की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि एक गैलप का सर्वे आया है और 2-3 दिन में वो पब्लिश भी होगा। गैलप के सर्वे में ये जो अरसलान केस के बाद जो चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया, ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी है आज पूरे पाकिस्तान में, ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी। अच्छा चलिए बीबी, मैं इस पर एक लफ्ज कहूं बीबी इस पर मैं एक लफ्ज कहूंगा। देखिए गुजारिश ये है, मुझे इन तमाम सर्वों से इख्तलाफ है। ब्रेक आ रही है, नहीं एक सेकंड एक सेकंड है। देखें अगर सर्वे में पॉपुलैरिटी होनी चाहिए ना, वो ठीक है, इसकी हो, इसकी इमरान खान की हो, जरदारी साहब की हो, गिलानी साहब की हो, या नवाज शरीफ की हो, खुदा के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इसकी पॉपुलैरिटी का क्या सवाल है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी पॉपुलैरिटी का सवाल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत सी बातें हो गई अदलिया के हवाले से, उसके रोल के हवाले से। अब बात करेंगे हम जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के हवाले से केस है लाहौर हाई कोर्ट में, और अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है, और ये इस पर शायद कम लोग इनकार करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में शिक तो है कि बहैसियत हेड ऑफ द स्टेट किसी पार्टी से आप शायद हो नहीं सकते। जस्टिस तारिक साहब, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है? देखिए मैं तो सीधी बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर इसका इन द फर्स्ट प्लेस जो है ना फैसला होना चाहिए इस इशू का, जो पहली जजमेंट है उसने को बाइंडिंग जजमेंट नहीं दी, उसकी बुनियाद पर कंटेंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस दाखिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को रिजॉल्व करे और ताकि ये बात खत्म हो जाए। लेकिन गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बता दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्या है? देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए मैं आपसे बताऊं, जहां देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना फॉर एंड अगेंस्ट, मिसाल यही उमर तया बंदयाल साहब की जो जजमेंट है, इसको अगर पढ़ लें तो उसमें SM जफर साहब के भी क्या नाम है जो एज ए अमाइकस पेश हुए थे, मंटो साहब जो अमाइकस पेश है, उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट बात की है, यानी कि जो डोगर साहब ने वहां पर जो पिटिशनर के वकील थे। तो ये इशू अभी रिजॉल्व होना बाकी है कि इसमें नहीं आप कुछ बता तो दें भाई, कुछ बता तो दें कि नहीं देखे ना बीबी, मैं कुछ नहीं कह, देखें गुजारिश है, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि देखें ना अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहरहाल एक उनको प्रोसेस भी जारी कर दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस इशू को एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से अभी फैसला होना बाकी है। तो ये चूंकि अदालत में मामला अच्छा ठीक है, समझ आ गई आप जी। अच्छा तो अयाज अमीर साहब ये फरमा रहे हैं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास बात गई है, लेकिन मैं आपके पास जाऊंगी और अपने बाकी पैनलिस्ट के पास मैं ये सुनना चाहती हूँ आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान के जो रियासत का जो हेड हो, क्या उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का ओहदेदार होना चाहिए, इतना अहम ओहदेदार? और ये भूल जाइए फॉर अ मिनट के प्रेसिडेंट्स क्या रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं आगे किस तरीके से चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। देखिए आप बिल्कुल तारीख से सरफे नज़र तो नहीं कर सकते ना। आप देखें तो सही कि कहाँ पे सुपीरियर जुडिशरी है, कहाँ पे वो रिगर और थोड़ी सी तेज़ी दिखा रही है, कई बिल्कुल चीज़ों से सरफे नज़र कर रही है। अंसार अब्बासी साहब ने तो कोशिश की है बताने की कि नहीं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है।
जहां सुप्रीम कोर्ट चाहे वहां तो अफसरान का नाम लेके कहती है कि इनको आप बुलाएं और इनसे आप तफ्तीश करें। जहाँ पे ये जो मेरान गेट वाला केस है, ये तो कई सालों से बिल्कुल उसको टच ही नहीं किया गया। हमारा जो है ये अमेरिका और बरतानिया के साथ हम मुआवजा नहीं कर सकते। बहुत सारी माजी में ऐसी चीज़ें हैं, कुछ की तरफ मैंने इशारा भी किया है। ये कोई आइडियल हुकूमत नहीं है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आइडियल नहीं है, हमारी जुडिशरी भी कोई ऐसी नहीं है। माजी में भी इसके कई ऐसे फैसले रहे हैं। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलें। अब जो है एक सेंस ऑफ क्राइसिस मुल्क में पैदा हो रही है गिलानी साहब के फैसले से, और ख़ास तौर पे अब ये जो है एक्शन लिया है सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और जो लाहौर हाई कोर्ट ने लिया है, लाहौर हाई कोर्ट वाला डिसीजन ये समझ से बालातर है, वो इतना अहम इशू नहीं है। द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मर्जी कहे, लेकिन ऐसा कोई लोग इस मसले पे एजिटेटेड नहीं है कि आसिफ अली जरदारी वहाँ पे प्रेसिडेंसी में बैठ के वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इससे जो इम्प्रेशन, जो तासुर है, जिसको तकवीयत मिल रही है कि जुडिशरी थोड़ी हाइपर एक्टिव हो रही है, इसमें अब पहली बार शिद्दत से अखबारात में भी तबसरा जारी है, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि थोड़ा सा थम के चलना चाहिए। हारून रशीद साहब, अयाज साहब की बात आपने सुन ली। ये फरमा रहे हैं कि सेंस ऑफ क्राइसिस है, जुडिशरी को चलना चाहिए, कदम फूंक फूंक के कदम उठाने चाहिए, और ये फरमा रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये इनकी राय है जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। बहरहाल सबकी अपनी राय होगी। ये मुझे बताइए कि अरसलान का जो केस है, डॉक्टर अरसलान का केस, उस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, और हम फिर कहेंगे आपकी बात दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहमियत है और उसकी जो इज्जत है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। और जस्टिस साहब की भी बात ठीक थी कि चीफ जस्टिस साहब कोई सियासतदान नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी की बात हो, बट बहरहाल वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि लोग उनको समझते हैं कि वो मुल्क में हालात बेहतर करेंगे। ये बताइए कि अरसलान के केस के हवाले से क्या बात सही सिमत बढ़ रही है? अरसलान के केस में एक तरफ मलिक रियाज हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है, और दूसरी तरफ अरसलान हैं जिन्होंने कानून तोड़ा तो बहुत ही माइल्ड बात है, और उनका ताल्लुक चीफ जस्टिस साहब से है। तो क्या उस केस को उस तरीके से हैंडल किया जा रहा है कि आप कहें कि ये तसल्ली बख्श है? देखिए, मैं नहीं इस पर राय देने की पोजीशन में, मैं नैब के चेयरमैन से कोई बहुत तवक्को नहीं रखता। सादा सी बात यह है कि अच्छी शोहरत के दयानतदार अफसर लगा दिए जाएं उस पर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जो सदर के 2 ओहदों का मसला है, मेरा ख्याल है कि उसको दोनों तरफ से आप देख लें तो कोई संगीन मसला नहीं है। अगर अदालत हुक्म दे दे और जरदारी साहब उसको मान भी लें, फिर भी वो वही कुछ करते रहेंगे, इसलिए कि हमारे दिलों में कानून का एहतराम नहीं है। जो अंसार अब्बासी साहब ने यह फरमाया कि तवाज़न से क्या ये मुराद है कि एक फैसला जो है वो नून लीग के खिलाफ आए, एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक पीटीआई के खिलाफ आए, ये हम नहीं कह रहे। वो खुद भी जानते हैं कि हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि लैपटॉप बांटे पंजाब हुकूमत ने, तंदूरों में 13 रुपए झोंक दिए, हुदैबिया पेपर मिल का केस मौजूद है, और बहुत सी चीज़ें हैं। ये ठीक है, अब्बासी साहब की ये बात सही है कि हुकूमत का काम है तफ्तीश करना, मदद करना, वो नहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक आम शायरी की हैसियत से मैं सोचता हूँ, चीफ मिनिस्टर का केस है, वो जफर अली शाह खुद उनकी पार्टी के कहते रहे कि अब वो चीफ मिनिस्टर रहे ही नहीं, और वो जो स्टे है वो चलता चला आ रहा है, ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए, तवाज़न से ये मुराद नहीं एक फैसला उसके खिलाफ एक उसके खिलाफ, बल्कि इसको टेकअप किया जाना चाहिए। 500 मिलियन पाउंड का बिजनेस है नवाज शरीफ साहब का लंदन में, सारी दुनिया जानती है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। किसी चीज़ पे कोई सुबह मोटर नोटिस नहीं लिया जाता। जरदारी साहब से तो हम सब नाला हैं, और खुदा करे कि अभी ये प्रोग्राम खत्म हो रहा तो उनसे जान छूट जाए किसी तरह। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इसका भी तो अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शंस का इंतजार करें, इलेक्शंस का इंतजार करें। तो नहीं, मैं तो ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन ही होना चाहिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, इस पॉइंट पर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। अंसार, क्लोजिंग से पहले एनी वेरी क्विक कमेंट? देखें, एक तो ये है कि जो नैब चेयरमैन, इन्होंने अरसलान का केस नैब चेयरमैन को रेफर किया है। नैब चेयरमैन को अपॉइंटमेंट जो करवाई थी वो मलिक रियाज साहब ने करवाई थी, और जो भी
उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में लोग आ रहे हैं, आप देखें कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि ड्यूअल ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप देखें कि प्रेसिडेंट साहब अगर इसी तरह रहते हैं एज पीपीपी को चेयरपर्सन, आप देखें कि आगे इलेक्शंस का क्या हाल होगा, क्या पीटीआई, क्या जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में तो वो जो अमेंडमेंट नहीं होगी उसमें तो सुना कि पीएमएलएन और हुकूमत मिलके तय करेगी कि इलेक्शंस किस तरीके से। नहीं अभी वो ठीक है, वो तो होने ही कुछ नहीं जा रहा ना, वो तो हो ही कुछ नहीं रहा। लेकिन देखें लिंचपिन इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास कुछ भी नहीं है। एक ऐसा अच्छा, आपकी राय मुख्तलिफ है। सॉरी अंसार, मैं चाह रही थी आप अगर कुछ कहना चाहे तो कहें। आपने कह दिया मैं जस्टिस तारिक पास जाऊं, हमें प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं खत्म हो गया है टाइम प्रोग्राम का। जस्टिस तारिक साहब वेरी क्विक एक फिक्रा अगर आप कहना चाहें, मैं क्लोजिंग करूंगी प्रोग्राम की। नहीं बीबी देखें, अगर असूल की बात है तो जो कुछ प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहता हूं पहले जजमेंट आए तो फिर आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लगाए ना। जजमेंट है नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। और आप टेक्निकली आप कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट वाले कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मसला अहम है। यार साहब का ख्याल है मसला अहम नहीं है, अंसार साहब का ख्याल है मसला अहम है। नाज़रीन, बहरहाल हमारा काम होता है कि जो डिबेट है उसके जो मुख्तलिफ पहलू आपके सामने लेके आए। इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।